वेलकम टू सिविल्स ओनली। तो आज के सेशन में हम लोग 12th एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा द्वारा लिखा हुआ इसका हम लोग सेकेंड चैप्टर यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजों का विजय ये पढ़ेंगे। और जो पहला चैप्टर है मतलब उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया इन द 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी का भारत, 18वीं सदी का भारत, उसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 25 क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं संभवतः सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है, चाहे आप यूपीएससी और यूपीपीएससी, बीपीएससी, हरियाणा, राजस्थान, जिस भी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, उत्तराखंड होने वाला है। आपको समय लाभदायक होगा, मैंने पहले सेशन में भी ये डिस्कस किया है। क्योंकि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, खासकर बीपीएससी और यूपीएससी देखेंगे आप, वो यूपीएससी के तर्ज पे ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, जो चैप्टर है तो मैंने पहले ही बोला था उसको आपको रीड कर लेना है, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चंस हैं वो एनालिसिस बेस पे है। तो आप जितने भी जो क्वेश्चन करेंगे, आप अधिकतर क्वेश्चन में देखेंगे आपको पहले चैप्टर रीड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप एनालिसिस करके उसके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 16वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। पहला है कोचीन, फिर है गोवा, दीव और दमन और मसूलीपट्टनम। तो क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां स्थापित की थी? तो इसका आपको आंसर देना है टाइमर खत्म होने के बाद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी अगर मसूलीपट्टनम को छोड़ दे, मसूलीपट्टनम कहाँ था? तो अगर इंडिया को देखें, ये साउथ है, तो ये वाला जो एरिया है मतलब साउथ ईस्ट, इस एरिया को मसूलीपट्टनम कहते थे। तो इसको छोड़कर, चूंकि हम लोग जानते हैं जो पुर्तगाली सेटलमेंट्स है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट पे यानी कि साउथ वेस्ट कोस्ट पे हम देखने को मिलता है, जहाँ पे ये कोचीन, गोवा, दीव और दमन। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपने बर्बर व्यवहार के बावजूद भी भारत में पुर्तगालियों का कब्जा एक शताब्दी तक बना रहा, ऐसा क्यों था? तो ऑप्शंस हैं, उन्हें समुद्र पर नियंत्रण प्राप्त था, ठीक है, उनके सैनिक और प्रशासक कठोर अनुशासन को स्थापित करने में मददगार साबित हुए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी उनके प्रशासन यानी पुर्तगालियों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। ठीक है, ठीक से देखें स्टेटमेंट्स को, उन्हें मुगल साम्राज्य का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि जो तीसरा स्टेटमेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, ये गलत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती गढ़ के पीछे क्या कारण थे? पहला, नादिर शाह का आक्रमण, दूसरा, अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु, और तीसरा, मराठा सरदारों द्वारा दक्षिण पर नियमित आक्रमण। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों जो है ये इसके पीछे कारण थे। चौथा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 57। ठीक है, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम थे? इसने पूरे भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया, क्या ये सही है? अंग्रेजों के लिए एक मजबूत सेना संगठित करने में इस युद्ध ने मदद की थी। इस युद्ध ने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई। कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट प्लासी का परिणाम के रूप में आप देख सकते हैं। इसको आप मेंस के तौर पे भी ऐसे स्टेटमेंट्स को आप देख के आप तैयार कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स को, जो पॉइंटर्स हम लोग लिखते हैं, और इसी को आप डील कर लीजिए। आगे भी देखेंगे जो क्वेश्चंस है उनमें आपको दिखेगा कि ना कि पीटी बल्कि मेन से रिलेटेड भी आप उससे कंटेंट निकाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? बक्सर की लड़ाई 64 में, 1764 में सहयोगी थे। पहला है शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, मीर जाफर या सुजाउद्दौला। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, यानी कि जो मीर जाफर ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, जिस क्वेश्चन का भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए,
मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरेंस चाहिए, वैसे तो आप पहले उसको आप पढ़ लें, इस चैप्टर को, जो यूरोपियन पेनिट्रेशन ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, इसको आप पढ़ें और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बनाएं, जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबल नज़र आएगा। अदरवाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस को देखना है या फिर जानना है उसके बारे में डिटेल्स में, आप लिखिए, मैं कमेंट में आपको वो टैग कर दूंगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लिया गया था? किसके द्वारा? EIC द्वारा शाह आलम द्वितीय से। किन किन क्षेत्रों का? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दे तो उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इसकी दीवानी राइट्स किसके पास थी? EIC के पास। और किसके द्वारा लिया गया था? मतलब किससे लिया गया था? शाह आलम द्वितीय से लिया गया था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दीवान के रूप में कंपनी राजस्व को सीधे एकत्रित करती थी, जो रेवेन्यू था उसको सीधा कौन लेता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा है, डिप्टी सूबेदार निजामत या पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कंपनी के किसी भी प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, लेकिन जो डिप्टी सूबेदार निजामत या पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कंपनी के किसी प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त है, ये गलत है। ठीक है, कंट्रोल वे में किया जाता था। आठवां क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप जिधर स्पेन, पुर्तगाल वगैरह द्वारा नए समुद्री मार्गों की खोज के पीछे क्या कारण था? पहला, एशियाई व्यापार अधिकतर अरब व्यापारियों और नाविकों द्वारा किया जाता था। दूसरा, भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इतालवी यानी कि इटालियन एकाधिकार था। तीसरा, वेनिस के व्यापारी ने यूरोप एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक, स्टेटमेंट को आप ठीक से देखिए पॉज करके, और इसके कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो ये जो तीनों कारण हैं, ये तीनों कारण थे कि पश्चिमी यूरोप को नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए क्या करना पड़ा, मतलब नया समुद्री मार्ग खोजना पड़ा ट्रेड के लिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, इसमें सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा, हैदर अली ने इस युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया था। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 2, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये सही है। बाकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, गलत है। और जो हैदर अली ने इस युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया था, ये भी गलत है। 10वां, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, एक तो कब किए गए थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा, किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन में देखिए, मराठा मैसूर के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच, या इनमें से किसी के बीच नहीं हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम अगर इसकी संधि की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में हुआ था। 11वां देखते हैं, सहायक गठबंधन प्रणाली यानी सब्सिडी अलायंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सहयोगी भारतीय प्रांतों के शासक को अपने क्षेत्र के तहत ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था इस सब्सिडी अलायंस के तहत। दूसरा, शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को नियुक्त करना पड़ता था। इनमें से कौन सा कथन सही है सब्सिडी अलायंस के संदर्भ में? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत को सहायक गठबंधन यानी सब्सिडी अलायंस प्रणाली के तहत कब्जा कर लिया गया था? ठीक है, हैदराबाद, अवध, तंजौर, कर्नाटक, इसमें सही कौन सा है? तो ये जितने प्रांत हैं इनमें सब्सिडी अलायंस लगाकर इस गठबंधन प्रणाली के तहत उस पर कब्जा हासिल कर लिया गया था कंपनी के द्वारा। 13वां क्वेश्चन, जो मराठा कन्फेडरेसी है, मराठा संघ, और उसमें कौन से क्षेत्र शामिल है?
इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आपको पता करना है। यानी पेशवा इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, होलकर बड़ौदा और भोसले नागपुर, इनमें से कौन सा पेयर सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सिंधिया ग्वालियर और भोसले नागपुर, ये सही है। बाकी ये दोनों पेयर गलत है, 1 और 3। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी में जो आमिर थे नॉबल्स, इनका संबंध किससे था? सिंध के प्रमुख को कहा जाता था, गुलामों के लिए प्रयुक्त होता था शब्द, आदिवासी आक्रमणकारियों को कहा जाता था, या फिर हत्यारों जो असैसिन होते थे उनको कहा जाता था अमीर? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंध के प्रमुख, इनको कहा जाता था अमीर। 19वीं शताब्दी की बात करें तो 15वां क्वेश्चन क्या है? व्यपगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लाया गया था? वेलेस्ली के द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा, क्लाइव के द्वारा या डलहौजी के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या लाया गया था? व्यपगत का सिद्धांत, जिसके तहत ये सतारा, झांसी वगैरह को हड़प लिया गया था। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को व्यपगत का सिद्धांत के तहत शामिल नहीं किया गया था? झांसी, अवध, सतारा या नागपुर? इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब राज्य ने सहायक गठबंधन की नीति के तहत ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति से इनकार कर दिया। सब्सिडी अलायंस के बारे में फिर से क्वेश्चन, पंजाब के बारे में। अंग्रेज पंजाब प्रांत पर पूर्णतः कब्जा नहीं करना चाहते थे, नहीं कर सके। कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इसमें दोनों कथन जो है वो क्या है? गलत है। ठीक है। अच्छा, ये जो 16वां क्वेश्चन है, इसमें जो अवध प्रांत है, ये गलती से डी हो गया था। जो अवध प्रांत है 16 नंबर का, ये है इस लैप्स, जो डॉक्टर ऑफ लैप्स है, इस नीति के तहत नहीं शामिल किया गया था। ठीक है। झांसी, सतारा, नागपुर था, ये गलत है। ओके, चलिए 18वें पे चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में दस्तक शब्द का संबंध किससे है? सीमा शुल्क, किलेबंदी, राज्यों का विलय या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या है? सीमा शुल्क। ठीक है। मतलब ये जो दस्तक शब्द था, ये दस्तक जो था, ये किसके संदर्भ में दिया जाता था? सीमा शुल्क के संदर्भ। 19वां क्वेश्चन है, अपने शुरुआती विस्तार और फ्रांसीसी और उसके भारतीय सहयोगियों के साथ, अपने शुरुआती विस्तार और फ्रांसीसी और उसके भारतीय सहयोगियों के साथ संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने क्या सबक सीखा? अंग्रेजों के बारे में पूछ रहा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्वेश्चन, कि अंग्रेजों ने अपने शुरुआती विस्तार के दिनों में फ्रांसीसी और उसके भारतीय सहयोगियों के साथ जो संघर्ष किया था, उसमें क्या सीख उनको मिली? देश में राष्ट्रवाद के अभाव में अंग्रेज भारतीय शासकों के आपसी मतभेदों का लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक योजनाओं का विस्तार कर सकते थे। दूसरा, पश्चिमी प्रशिक्षित पैदल सेना, यूरोपीय या भारतीय, ठीक है, जो प्रशिक्षित पैदल सेना है, ये यूरोपीय या भारतीय दोनों के लिए आधुनिक हथियारों और तोपखाने से लैस पुरानी शैली के भारतीय सेनाओं को युद्ध में आसानी से हरा सकते थे। तीसरा, यह साबित हो गया कि यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित और सशस्त्र भारतीय सैनिक भी उतने ही अच्छे सैनिक बन सकते हैं जितने कि यूरोपीय। इसमें कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है या फिर सारे सही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सारे कथन सही उपरोक्त। आप पॉज करके फिर से जो स्टेटमेंट्स हैं उस स्टेटमेंट को फिर से रीड कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने के लिए दहेज के रूप में इंग्लैंड को बॉम्बे द्वीप दे दिया। जो इंग्लैंड के प्रिंस थे उसका नाम बताइएगा क्या थे कमेंट में। जो पुर्तगाली राजकुमारी से शादी हुई तो पुर्तगालियों ने दहेज में क्या दिया था इंग्लैंड को? ठीक है। दूसरा है या ब्रिटिश को, पुर्तगालियों ने गोवा एवं दीव और दमन को छोड़कर भारत में अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। क्या ये सही है?
मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों ने, सही बात है, राजकुमारी की शादी की थी, पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई थी ब्रिटेन के जो प्रिंस है उसके साथ, तो उसमें बॉम्बे द्वीप को क्या किया था, दहेज में दे दिया था। और दूसरा स्टेटमेंट, गोवा एवं दमन, दीव और दमन को छोड़कर भारत में अपनी सारी संपत्ति पुर्तगालियों ने खो दी थी। 21वां है, यूरोपीय द्वारा नई भूमि की खोज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्पेन का कोलंबस, कोलंबस का था स्पेन का, भारत पहुंचने के लिए निकला और उसने अमेरिका की खोज की। पुर्तगाल का वास्को डिगामा यात्रा की लागत से 50 गुना अधिक धन लेकर वापस लौटा पुर्तगाल। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको ये 60 गुना भी मिलेगा, 50 गुना, ठीक है, 50 गुना के बदले। ये दोनों कथन सही है। 22वां, डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी चार्टर ने उन्हें क्या अधिकार प्रदान किया? पहला है, वो युद्ध कर सकते थे। आप क्वेश्चन फिर से देखिए, डच संसद जो है उन्होंने एक चार्टर जारी किया, किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर जारी किया उसमें क्या क्या अधिकार प्राप्त थे इस कंपनी को? क्या ये कंपनी युद्ध कर सकती थी, संधियां समाप्त कर सकती थी, किलों का निर्माण कर सकती थी, या क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकती थी? तो इसमें ये जितने भी अधिकार हैं ये चार्टर में लिखा गया था, जो कि डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। वो चाहते तो युद्ध भी कर सकते थे, संधियां समाप्त कर सकते थे, किलों का निर्माण, क्षेत्रों का अधिग्रहण, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 1600 के चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों की अवधि के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया, ठीक है। केप ऑफ गुड होप क्या है ये आप देख लीजिए, जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको बोलते थे केप ऑफ गुड होप। यहाँ समझ लीजिए एकदम साउथ कॉर्नर पे, और यहाँ से होकर जो नाविक है वो जाते थे ईस्ट की तरफ, चाहे इंडोनेशिया चले जाए, मलेशिया चले जाए, या फिर इंडिया की तरफ चले जाए। तो क्या पूछ रहा है, 1600 के चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों की अवधि के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व, ठीक है, के पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। 17वीं सदी की शुरुआत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानती, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदार मिल गई थी, 17वीं शताब्दी में, ठीक है, शुरुआत में ही। और इन्हीं तीनों को मिलाकर जो बाद में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, 15 वर्षों की अवधि के लिए विशेषाधिकार प्रदान किया गया था, केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में वो व्यापार कर सकते थे किसी भी देश में, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ऐसी को सुल्तानती, कालिकता, गोविंदपुर की जमींदारी मिल गई थी, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत के साथ व्यापार करते हैं? पहला है कैलिको, दूसरा है आबनूस इबोनी, तीसरा औसत, या चौथा सोना। या चारों का करते थे, ठीक है, उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से किसका करते थे, आपको ये पता करना है। जो कैलिको होता है, कैलिको क्या होता है, कॉटन होता है, कॉटन एक तरह का होता है। तो ये जितने भी आइटम्स देख रहे हैं आप, ये सभी का व्यापार होता था पुर्तगालियों द्वारा भारत के साथ। 25वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, उन्होंने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। मसूलीपट्टनम मैंने आपको बताया था जो भारत है, भारत के साउथ ईस्ट में। उन्हें मद्रास शहर की किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया। इसमें कौन सा कथन सही है? इसका जो दोनों स्टेटमेंट है, दक्षिण में पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? मसूलीपट्टनम में। और दूसरा, मद्रास शहर की किलेबंदी करने का उन्हें अधिकार मिल गया था। तो ये था जो दूसरा चैप्टर है कि भारत में यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजों का विजय। दूसरा चैप्टर आज हम लोगों ने खत्म कर लिया।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर स्पेनिश में भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, बट आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक। और तीसरा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू जितना भी होगा वो सारा कवर कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। जितने भी क्वेश्चन है पॉसिबल, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, कोई एमसीक्यूज लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये कर लीजिए, क्योंकि इसको करने से पहले सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है वो आपको जो चैप्टर है वो पढ़ना ही पड़ेगा। आपने क्वेश्चन देख लिया, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है वो भी इसमें डाला गया है, ठीक। इसी वर्ड को लेके इस वर्ड को क्या कहते हैं, ठीक। और जो एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चन है जितने भी हो सकते थे, जितने भी हमने सब खोज के इसमें डाले, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले चैप्टर पढ़ना है डीपली, अच्छे से समझ के, फिर इस क्वेश्चन को करना है। आपको इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। सब आपको फ्री यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।